नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में। मैं आरती बख्शी आज चैप्टर 1 सामान्य अर्थव्यवस्था के दूसरे पार्ट में या दूसरे भाग में आज हम चर्चा करेंगे उत्पादन संभावना वक्र की। उत्पादन संभावना वक्र पे चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे इसको ब्रीफ कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने अर्थव्यवस्था के अर्थ को जाना, उसके क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल की, अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जाना और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में डिटेल में हमने चर्चा की। अब हम आगे बात करेंगे आज उत्पादन संभावना वक्र की। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? यह एक अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं, मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है या दो तरह की वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कि पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है। या हम बात करें गेहूं और मशीन की, मान लीजिए, ठीक है। तो दो तरह की वस्तु का अगर उत्पादन हो रहा है तो उन दो वस्तुओं के उत्पादन में प्रोडक्शन के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उन विभिन्न पॉसिबिलिटीज़ या कॉम्बिनेशंस को दर्शाने वाले वक्र या कर्व को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के बारे में हम आइए स्क्रीन पर इसकी परिभाषा को एक बार देख लेते हैं। यह किन्हीं दो विशिष्ट वस्तुओं के विभिन्न संभावित संयोजनों का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं हैं या उत्पादन संभावना वक्र की कुछ अजम्पशन है जिस पर बेस्ड है ये कर्व। तो पहली मान्यता ये है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी मात्रा स्थिर होती है, ठीक है। जब भी हम उत्पादन करते हैं तो जो हमारे रिसोर्सेस हैं एक अर्थव्यवस्था के लिए, उन रिसोर्सेस की जो मात्रा है वो स्थिर रहती है। ऐसा नहीं है कि फॉर अ टाइम बिंग हम जितना चाहें उतने रिसोर्सेज को हम बढ़ा पाएँ। एक अर्थव्यवस्था के में भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। दूसरी इसकी मान्यता यह है कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग, मतलब इस कर्व पे जितने भी आपके बिंदु रहेंगे, है ना, या इस कर्व पे जितने भी संयोजन या कॉम्बिनेशंस को हम दिखाएंगे, वो सभी कॉम्बिनेशंस हमें ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में उन लिमिटेड रिसोर्सेज का कुशलतम उपयोग हो रहा है, ठीक है, यानी रिसोर्सेज के वेस्टेज नहीं हो रही। तीसरा है स्थिर प्रौद्योगिकी। जो उत्पादन है वो जो जिस टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है वो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में अगर चेंज होगा तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र भी बदल जाएगा, ठीक है। तीसरी विशेषता ये रही इसकी। चौथी विशेषता है दो वस्तुएं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों या कॉम्बिनेशंस को बताता है जिस पर एक अर्थव्यवस्था में एक समय विशेष में उत्पादन किया जा सकता है या उत्पादन संभव है, ठीक है। तो अब इस कर्व को हम कैसे बनता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल को देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनके माध्यम से उत्पादन किया जा सकता है। अगर इसी टेबल को हम स्क्रीन पर देखना चाहें तो जैसा बच्चों आप स्क्रीन पर एक टेबल देख पा रहे हैं, तो ये आपका लिखा है प्रोडक्शन ऑप्शन टेबल, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में किन किन प्रोडक्शंस के जो ऑप्शंस, उत्पादन के जो ऑप्शंस हैं उनको दर्शाया गया है, ठीक है। तो कॉलम 1 में हमने ऑप्शंस को लिया है A, B, C, D, E और इसके साथ ही हमने वीट यानी कंज्यूमर गुड को दिखाया है, ठीक है। लाख टन में इसकी यूनिट है 0, 1, 2, 3, 4। वहीं इसके आगे अगर हम मशीन्स या कैपिटल गुड्स की बात करें तो ये 1000 यूनिट्स में है। तो इसको हमने देख रहे हैं कि 50, 45, 35, 20 एंड 0, इस तरीके से ये टेबल फॉर्म हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ए में वीट का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है यानी 0, ठीक है। और मशीन का प्रोडक्शन जो है वो कितना हो रहा है 50,000 यूनिट्स, यानी कि एक अर्थव्यवस्था सभी के सभी जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके वो सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किसके उत्पादन में कर रही है? मशीन के, ठीक है। और वीट का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। कॉम्बिनेशन बी की तरफ अगर हम देखें, हम ये चाहते हैं कि अगर कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन हो, ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स की एक यूनिट यानी 1 लाख टन यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे यानी कैपिटल गुड की यूनिट्स को कम करना पड़ेगा, है ना, नेचुरली, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अगर आप एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स की तरफ शिफ्ट होंगे तो आपको पहले की मात्रा को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या किया, 50 से आप 45 पे गए।
यानी कि 5 यूनिट्स को 5000 यूनिट्स के प्रोडक्शन को हमने कम किया। उसके आगे देखिए 5 लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन सी की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन सी में हम देखते हैं कि 1 यूनिट हमने कंज्यूमर गुड की और बढ़ाई, ठीक है, यानी कि 1 लाख टन से अब हम मान लीजिए 2 लाख टन पे गए। तो उधर हम देख रहे हैं कि मशीन के उत्पादन को फिर हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज तो सीमित हैं। तो अब हम क्या हो रहा है वहाँ पे, पहले हम 45,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, अभी हम कितना कर रहे हैं 35,000 यूनिट्स का, यानी कि हमने कितने यूनिट्स को कम किया 10,000 यूनिट्स को, ठीक है। आगे देखिए पेन से 10 लिखा भी हुआ है, क्लियर है। तो इतना ये हमने माइनस किया। कॉम्बिनेशन डी में हमने 1 यूनिट और बढ़ाई है वीट के प्रोडक्शन की, और उधर देखते हैं कि मशीन के प्रोडक्शन को और ज़्यादा हमको कम करना पड़ा, यानी 35 से 20 पे 20,000 यूनिट्स हम पे का प्रोडक्शन अब अर्थव्यवस्था में हो रहा है, यानी कि हमने कितने यूनिट्स को और कम किया 15,000, ठीक है। 35 माइनस 20 इज 15,000 यूनिट्स। और कॉम्बिनेशन ई की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 4 लाख टन यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है वीट का, तो मशीन का प्रोडक्शन जो है वो है एकदम ज़ीरो, यानी कि इस कॉम्बिनेशन ई पे हम सारे के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल केवल और केवल कंज्यूमर गुड के प्रोडक्शन में ही लगा दे रहे हैं, और मशीन के लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं बचे हैं, इसलिए मशीन का प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो हो गया है। अगर इसी चीज़ को हम ग्राफिकली, है ना, या चित्र के माध्यम से दिखाएं तो किस तरीके से बनेगा वो, ठीक है। यहां पे हम वस्तु x को, x एक्सिस पे हम वस्तु x को दिखाएंगे और y एक्सिस पे हम वस्तु y को दिखाएंगे, ठीक है। तो जो इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो किस तरीके से बनेगा आपका, इस तरीके से, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र, इसी को हम शॉर्ट में पीपीसी कहते हैं, ठीक है। तो ये पीपीसी पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके, सपोज ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। ये ए पॉइंट हमको ये बताता है कि हम वस्तु एक्स, है ना, वस्तु x का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ज़ीरो, और जितना भी उत्पादन है वो किसका हो रहा है, वस्तु y का। ये कॉम्बिनेशन A की बात हुई। कॉम्बिनेशन B पे अगर हमको जाना है तो हमने क्या देखा कि वस्तु x के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्लस किया है मैंने, इसको बढ़ाने के लिए हमें y के प्रोडक्शन को घटाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे सीमित हैं। अगर एक के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो दूसरे के प्रोडक्शन को हमें घटाना पड़ेगा। अभी कॉम्बिनेशन सी की बात करें तो वही उत्पादन को हम और बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट और आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखिए हमने कम मात्रा को कम किया था, अभी हमको और ज़्यादा मात्रा को कम करना पड़ रहा है, ठीक है। मान लो पहली बार में हमने, जैसे हमने पीछे आपने टेबल में भी देखा कि फर्स्ट टाइम में हमने 5 यूनिट्स डिडक्ट की थी, है ना, 5000 यूनिट्स डिडक्ट की थी कॉम्बिनेशन बी पे आने के लिए। कॉम्बिनेशन सी पे आने के लिए हम 10,000 यूनिट्स को डिडक्ट कर रहे थे, और कॉम्बिनेशन डी पे आने के लिए हम 20,000 यूनिट्स को डिडक्ट कर रहे थे, यानी कि और ज़्यादा आपका रिसोर्सेज को हमें त्याग करना पड़ रहा था, ठीक है, क्लियर है। और ऑप्शन ई में क्या है, अब सारे रिसोर्सेज किस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वस्तु एक्स के उत्पादन में, ठीक है, और वस्तु वाई का उत्पादन जो है वो कितना हो गया है, ज़ीरो हो गया। तो ये कर्व हमें क्या बताता है, बेसिकली ये कर्व हमें एक अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पत्ति के साधन होते हैं, ठीक है, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं एक अर्थव्यवस्था को, उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था उन संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करके, है ना, विभिन्न कॉम्बिनेशंस, ये कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी, ई कोई भी हो सकता है, किसी भी कॉम्बिनेशन को कोई अर्थव्यवस्था ऑप्ट कर सकती है के अनुसार वो उत्पादन कर सकती है, और उसको कैसा उत्पादन मिलेगा, जो उसका प्रोडक्शन है वो कैसा होगा, ऑप्टिमम, मतलब संसाधनों का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम होगा, कुशलतम प्रयोग करेगा वो मैक्सिमम, ठीक है। अब एक पॉइंट मान लीजिए इसके अंदर है, ठीक है, इसको लेट से हम F बोल देते हैं, F पॉइंट, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस पॉइंट पर, पॉइंट F पर कोई
इकोनॉमी इस पॉइंट पर उत्पादन करना पसंद करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि F जो है वो अर्थव्यवस्था का जहाँ पे संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा है, यानी PPC कर्व पे जो पॉइंट्स हैं वो कुशलतम प्रयोग को दिखा रहे हैं, उस पर ये पॉइंट नहीं है बल्कि उसके अंदर है। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था उस मैक्सिमम जो हमारी कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है बल्कि कम में उत्पादन कर रही है। इसलिए ये अर्थव्यवस्था के लिए कभी भी फ्रूटफुल या लाभदायक नहीं होगा। अर्थव्यवस्था हमेशा क्या चाहेगी कि वो ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करे जो कि PPC पर प्लॉटेड है, ठीक है। और मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा, लेट्स से पॉइंट K, ठीक है, एक पॉइंट ये बाहर है, ये PPC के दाहिनी ओर है, यानी कि उससे बाहर निकल गया है। तो क्या इस पॉइंट पे कोई अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है? नहीं, कभी नहीं कर सकती। कारण अर्थव्यवस्था इस पॉइंट पे भी उत्पादन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की कैपेसिटी से बाहर है, उसकी क्षमता से बाहर है। इतने रिसोर्सेज अर्थव्यवस्था के पास है ही नहीं कि वो इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर सके। यदि वह इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करना चाहती है तो उसे अपने रिसोर्सेज को इतना बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये जब तक रिसोर्सेज बढ़ेंगे नहीं, नया PPC नहीं बनेगा, PPC शिफ्ट नहीं होगा, तब तक इस पॉइंट पर प्रोडक्शन कर पाना अर्थव्यवस्था के लिए असंभव कार्य है। तो PPC बेसिकली एक अर्थव्यवस्था को यह बताता है कि वो किन पॉइंट्स पर उत्पादन कर या किन कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करके अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का कुशलतम उपयोग करके उत्पादन कर सकता है, ठीक है। तो अब ये जो PPC की शेप हम देख रहे हैं बच्चों, इस शेप को देखकर इसकी दो विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। वो दो विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है। यानी इसका ढाल कैसा है? ऋणात्मक, ऋणात्मक ढाल, ठीक है। तो ये ऋणात्मक ढाल क्यों है? अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट टाइप में कि PPC या उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। तो बच्चों इसका आंसर है कि यदि चूंकि संसाधन अर्थव्यवस्था में सीमित हैं, तो यदि हमें दूसरी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है तो पहली वस्तु के उत्पादन को हमें कम करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हम X का उत्पादन बढ़ाएं तो हमें Y के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो ढाल होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक या बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। अब इसकी दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर देखिए आप, इसकी दूसरी विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी कि कॉनकेव टू ओरिजिन। उत्पादन संभावना वक्र की जो शेप है आप देख रहे हैं कि ये बाहर की ओर इस तरीके से उभरा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं आप कि ये इस तरीके से बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो ये जो इसकी शेप है ये कॉनकेव है ना, कॉनकेव टू ओरिजिन। तो इस कॉनकेव टू ओरिजिन होने का कारण क्या है? ठीक है, पहली विशेषता ऋणात्मक ढाल और दूसरी विशेषता कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन या फिर मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर नतोदर। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसका कारण है, जब हम टेबल की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि कर्व, मान लो अगर हमको एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है, यानी एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमें वाई वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। तो ये जो कम करने की जो दर है वो कैसी होती है? इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये जो प्रतिस्थापन की दर है ये कैसी है? इंक्रीजिंग। जैसे पहली बार हम ऑप्शन बी में जाने के लिए 5,000 यूनिट्स को कम कर रहे थे, ठीक है, फिर ऑप्शन सी के लिए हमको 10,000 यूनिट्स को डिक्रीज करना पड़ा, ऑप्शन डी के लिए हमें 20,000 यूनिट्स को डिक्रीज करना पड़ा। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर बार जो ये रेट है, ये जो
वाई यूनिट को जो हम घटा रहे हैं उसकी जो दर है, जो प्रतिस्थापन दर है, जो सब्स्टिट्यूशन रेट है, वो कैसी है आपकी? इंक्रीजिंग रेट है। इस इंक्रीजिंग रेट के कारण ही पीपीसी की जो शेप है वो कैसी होती है? कॉनकेव टू ओरिजिन या फिर मूल बिंदु की ओर नतोदर। ये दोनों ही प्रश्न आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं कि पीपीसी का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, और दूसरा कि पीपीसी जो है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप दोनों इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। ऋणात्मक ढाल होने का कारण है कि अगर हमें एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें वाई वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। और कॉनकेव टू ओरिजिन का कारण क्या है कि यदि हम एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उत्तरोत्तर वाई वस्तु की ज़्यादा मात्राओं को कम करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी प्रतिस्थापन दर है, सीमांत प्रतिस्थापन दर, ये कैसी होगी? आपकी इंक्रीजिंग होगी। 5, फिर 10, फिर 20, 25, 30, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र में शिफ्ट्स या कैसे होंगी। अभी तक हमने ये देखा कि उत्पादन संभावना वक्र बनता कैसे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र में अगर शिफ्ट होता है तो कैसे होगा। मान लीजिए ये हमारा पीपीसी है या उत्पादन संभावना वक्र वस्तु वाई एक्सिस पे और वस्तु एक्स एक्सिस पे। पीपीसी दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस को बताता है जो इस कर्व पे मौजूद होते हैं, जिनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, जिस पे अर्थव्यवस्था को मतलब उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब अगर पीपीसी में शिफ्ट की अगर हम बात करें, है ना, हमने जब इसकी मान्यताएं पढ़ी थी तो हमने बात किया था कि इसमें टेक्नोलॉजी जो होती है वो स्थिर होती है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे कहा गया है कि हमें अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विकास करना है ना, तो नई टेक्नोलॉजी भी एक नए तरीके का संसाधन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम वाई वस्तु की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ गया या वाई वस्तु की टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई। अभी रिसोर्सेज हमारे उतने ही हैं, रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो वाई वस्तु की मान लीजिए अगर बेहतर हो जाए तो ऐसी स्थिति में पीपीसी जो है वो हमारा इम्प्रूव करेगा। कैसे? एक्स वस्तु का उत्पादन तो उतना ही है, वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन वाई वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये y और दिस इज y डैश मान लीजिए। ठीक है, तो अगर y वस्तु की जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं अगर उसकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएगा तो y वस्तु का उत्पादन बढ़ गया, लेकिन x वस्तु का उत्पादन जितना था उतना ही है। इसका रिवर्स भी हो सकता है ना। रिवर्स इसका क्या हो सकता है कि वस्तु x की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो जाए, ठीक है, और y वस्तु की टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट ना हो, तो y वस्तु का उत्पादन उतना ही है लेकिन x वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके से तो हमारा पीपीसी संसाधन में परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन जो है वो एक्स वस्तु का बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एक्स वस्तु की तकनीक में सुधार आ गया या इम्प्रूवमेंट आ गया। अब नई टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक्स वस्तु की उतने ही संसाधन के साथ लेकिन हम एक्स वस्तु की ज़्यादा मात्रा का उत्पादन कर पाने में सक्षम हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है कि संसाधनों में विकास हो जाए, है ना, संसाधनों का विकास हो और वो दोनों के लिए, वस्तु x के लिए भी और वस्तु y के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए विकास हो गया तो हमारा पीपीसी जो है वो राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, संसाधनों का विकास होने की स्थिति में। लेकिन यदि इसका रिवर्स भी हो सकता है, इसका विपरीत स्थिति भी हो सकती है कि मान लीजिए रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे घट जाएं, कोई भी कारण हो सकता है ना। मान लीजिए युद्ध की स्थिति है या कोई महामारी फैल गई या कुछ भी ऐसे जिस वजह से हमारे संसाधन बहुत सारे नुकसान हो गए, या मान लीजिए किसी देश ने हम पे आक्रमण कर दिया, वो देश हमारे देश से वो हिस्सा हट गया तो उस वजह से संसाधन कम हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पीपीसी जो है वो इनवर्ड अंदर की तरफ
शिफ्ट हो जाता है, यानी रिसोर्सेज हमारे कम हो गए। ठीक है, तो ये विभिन्न स्थितियां हैं जो ये बताती हैं कि पीपीसी में अगर परिवर्तन आता है तो वो किस आधार पर आ सकता है। यदि वाई वस्तु की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो एक्स वस्तु का प्रोडक्शन उतना ही रहेगा लेकिन वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यदि एक्स वस्तु की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ऐसे में क्या होगा, वाई का प्रोडक्शन उतना रहेगा लेकिन एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यदि रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं हमारे, ठीक है, नए रिसोर्सेज का पता चल गया, या मान लीजिए हमारे देश ने किसी दूसरे देश को अपने में शामिल कर लिया युद्ध के माध्यम से, या नए रिसोर्सेज आ गए, विकास हो गया, तो उस माध्यम से क्या होता है, हमारा पीपीसी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और यही इसका उल्टा है, अगर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो पीपीसी अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने देखा कि उत्पादन संभावना वक्र में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। पीपीसी के बारे में जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि एक अर्थव्यवस्था अपनी केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेगी। यदि वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तब क्या होगा, वह कीमत तंत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी। लेकिन यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो आर्थिक नियोजन के माध्यम से वह अर्थव्यवस्था अपनी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी। लेकिन यदि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जैसे भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों आपस में मिलके, दोनों की कोएग्जिस्टेंस है, दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। जैसे सरकारी स्कूल भी हैं तो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, सरकारी इंटरप्राइजेस हैं तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी हैं। तो तब यहाँ पर ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा, तो इसमें दोनों ही तरह की संभावनाएं हमारे हाथ में हैं। या कीमत तंत्र, ठीक है, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म जिसे बोलते हैं, बाजार की शक्तियाँ, मांग और पूर्ति, उसके माध्यम से भी केंद्रीय समस्याओं को सुलझाया जाता है। और दूसरी तरफ चूँकि पब्लिक सेक्टर भी है तो आर्थिक नियोजन, ठीक है, उसके माध्यम से भी हम देश की केंद्रीय जो हमारी समस्याएं होती हैं उनका समाधान किया जाता है। ठीक है, आप देखते भी होंगे जैसे भारत में हमारा आर्थिक नियोजन के लिए पहले प्लानिंग कमीशन था, 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसको भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नए संगठन का नाम सामने आया है जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग, ठीक है, ये नीति NITI नीति, ठीक है। नीति आयोग का मतलब क्या है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि भारत को परिवर्तन की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके, भारत को परिवर्तन की दिशा में, विकास के परिवर्तन की दिशा में ले जाने वाला संगठन। ठीक है, तो इस नीति आयोग के माध्यम से देश में अभी वर्तमान में जो भी आर्थिक विकास या आर्थिक नियोजन किया जाता है वो इस आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। अर्थव्यवस्था के बारे में जानने के बाद अब हम एक छोटा सा टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 12th में जो इकोनॉमिक्स है उसे 2 भाग में बांटा गया है ना, जो हमें पढ़ना है सिलेबस, इसमें 2 भाग में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2 भाग में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का तात्पर्य हुआ स्मॉल, ठीक है, ये ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से मिलके बना है जिसका अर्थ होता है स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो जो है वो आपका ग्रीक भाषा के मैक्रोस वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है बिग, ब्रॉड, है ना, बिग, ठीक है, बड़ी यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल यूनिट्स का मतलब हो गया आपका, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए किसी एक कंज्यूमर के बारे में, है ना, एक उपभोक्ता के बारे में, एक उत्पादक के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में, एक मार्केट के बारे में। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं या अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के विषय क्षेत्र में रखते हैं। दूसरी ओर यदि हम पूरी अर्थव्यवस्था की चर्चा एज अ होल करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ें, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ें, सामान्य कीमत स्तर के बारे में पढ़ें, आय एवं रोजगार सिद्धांतों के बारे में पढ़ें, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ें, तो वो आपका समष्टि, मैक्रो को बोलते हैं हिंदी में समष्टि। ठीक है, समष्टि
तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु होगी। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।